अरे बहू, गांव से 2 साल का घी उठा कर ले आई क्या? हाँ माँ जी, देवर जी की शादी है ना, घी की जरूरत होगी, इसीलिए गांव जाने से पहले मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि देसी घी बना कर रखे। भाभी पानी के बिना जी सकती हैं पर घी के नहीं। इतना बोलकर काजल कॉलेज के लिए चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। घर के बाहर हलवाई के खाना बनाने का टेंट लगा था। जहां एक हलवाई हलवा बना रहा था तो दूसरा चावल बना रहा था, तीसरा सब्जी काट रहा था तो कोई आटा गूंथ रहा था और एक बैठकर काजू बादाम काट रहा था। तभी विधि एक डिब्बा घी का हलवाई को दे देती है। भैया पूरा खाना घी में बनाना और हलवे में इतना घी रखना कि खाने वाले भी बोले बिना ना रह सके कि देसी घी में बना है खाना। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। वहां बैठे सभी लोग विधि की बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द सूरज की शादी शहरी मॉडर्न रिया से हो जाती है और शादी के अगले ही दिन रिया की पहली रसोई होती है, जहां मॉडर्न रिया सबके लिए ऑयल फ्री खाना बनाती है। बहू, तुम्हारे हाथों में तो अलग ही स्वाद है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। एक बार खाने का नाम भी बता दो। पापा जी, हम सबको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और आप लोगों का निकला पेट और माँ जी का बेली फैट देखकर मैंने आप लोगों के लिए ये एयर फ्रायर में पूरियां, बेक हुआ ये पनीर टिक्का, बॉइल्ड राइस और ये चना चाट बनाया है। क्या इसका मतलब तुमने इसमें एक बूंद घी नहीं डाला? अरे भला, बिना घी के कोई खाना कैसे खा सकता है? विधि, अगर तुम्हारी शहरी देवरानी ऑयल फ्री खाना बना रही है, इसका मतलब बन सकता है ऑयल फ्री खाना। वाकई में स्वाद है इसमें। और एक बार अपनी देवरानी का फिगर देखो और अपना फिगर देखो, धीरे धीरे मोटी हो रही हो। अब घी खाना तुम भी कम कर दो। रवि की बातों पर सब हंसने लगते हैं और वो लोग रिया के खाने की तारीफ कर ऑयल फ्री खाना चुपचाप खा लेते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और लगातार 2 दिनों तक जब विधि बिना घी वाला ऑयल फ्री खाना खाती है तो विधि का मुंह बन जाता है। ऐसे ही अगले दिन रिया सभी के लिए सुबह का नाश्ता बना रही होती है। किचन में रोटियां बना रही हैं और बाकी खाना रखा है। ये बिना तेल वाली बीन्स की करी बन गई और ये एयर फ्रायर वाला वेज सैंडविच भी तैयार है। बस ये कुछ रोटी और सेक लेती हूँ। रिया रोटी बना लेती है और फिर सबको बाहर देने जाती है। ये लीजिए माँ जी, आज मैंने आप सबके लिए बीन्स करी, एयर फ्रायर सैंडविच बनाया है और साथ में थोड़ी सी रोटी। रिया, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। कम से कम रोटी पर तो घी लगा दी दिया करो। सूरज, तुम्हें तो बिल्कुल घी नहीं मिलेगा खाने को, मोटे हो रहे हो तुम भी। और गरम गरम रोटी खाएंगे तो रोटी नहीं सूखेगी। अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की चिंता है तो हमें भी अपने हेल्थ की चिंता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इंसानों वाला खाना खाना ही छोड़ दें। तुम्हें नहीं खाना घी वाला खाना, मत खाओ। वैसे भी कुत्तों को कहाँ घी हजम होता है, पर मैं तो अपनी रोटी पर 2 चम्मच घी डालकर खाऊंगी। रिया के मना करने पर भी विधि किचन से घी लाकर टेबल पर रखी सबकी रोटियों में घी लगा देती है और सब खाते हैं। ये देख रिया को काफी गुस्सा आता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब किचन में रोटी बनने के बाद विधि रोटी में घी लगाने आती है तो रिया अपनी जेठानी को डांट देती है। जेठानी जी, आप गांव की गवार हैं, पर मुझे अपने साथ घर वालों की भी हेल्थ की चिंता है। पर आप हैं जो उनका हेल्थ खराब करने में लगी पड़ी हैं। किसी भी रोटी में घी नहीं लगेगी, ऐसे ही टिफिन पैक होगा और यही सब खाना खाएंगे। हाँ हाँ, तुम शहर में क्या पली बड़ी हो, तुम तो बड़ी मॉडर्न समझने लगी हो खुद को, पर देख लेना एक दिन यही गांव की गवार तुम्हारे काम आएगी। इस शहरी मॉडर्न ने मुझे गांव की गवार बोला है ना, इसे तो अब मैं बताऊंगी गवार कैसे होते हैं। रिया के ऑयल फ्री खाने से परेशान विधि अब ठान लेती है कि वो अपनी देवरानी को परेशान करेगी और अपने हिस्से में खाने का काम लेगी। इसीलिए जानबूझकर विधि दूध की मलाई बचाती है और एक दिन जब रिया किचन में आलू की सब्जी के बाद स्टीम इडली के बाद ऑयल फ्री सांभर बना रही होती है तो दूसरे बर्नर पर विधि कढ़ाई में घी बनाने लगती है, जिसकी महक पूरी रसोई में घूमने लगती है और रिया नाक बंद कर लेती है। गवारपन की भी हद होती है। जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब हम सब ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं तो आप फिर से घी क्यों बना रही हैं? अब जब तुमने मुझे गंवार का टैग दे ही दिया है तो झेलो मेरा गंवारपन। और तुम्हें पसंद है ऑयल फ्री खाना, घर वालों को नहीं। वो तो मेरे कहने पर तुम्हें खाने की जिम्मेदारी मिल गई, इसलिए घर वाले मजबूरी में तुम्हारे हाथ का ऑयल फ्री खाना खाते हैं। और तुम्हारी शादी में मैंने अपना देसी घी खत्म किया था, वही बना रही हूँ ताकि जब घर वालों का मन करे तो वो घी खा सकें।
रिया घी की महक बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर चली जाती है, जिसके बाद जानबूझकर विधि ऑयल फ्री सांभर और इडली में घी मिला देती है और साथ में बनी सब्जी में भी। मेरे खाने से घी की महक? जेठानी जी, आपने मेरे बनाए ऑयल फ्री इडली सांभर और सब्जी में घी मिलाया? हाँ मिलाया। तो तुम तो घी डालती नहीं हो, और वैसे भी ज्यादा घी नहीं मिलाया, बस 1 चम्मच मिलाया है। सही नाम रखा मैंने आपका, गंवार। बहू तुम दोनों शांत हो जाओ, और छोटी बहू तू बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही है? 1 चम्मच ही तो घी मिलाया है, हफ्ते में 1 दिन तो हम घी वाला खाना खा ही सकते हैं, और वैसे भी सांभर बिना घी का अच्छा नहीं लगता। विधि बहू, मेरे सांभर में थोड़ा सा घी और डाल दे, और इडली पर भी। मेरी भी रोटी में घी लगा देना, मुझसे भी नहीं खाई जाती है सूखी रोटी। मैं तो वैसे ही पतली हूँ, भला मुझे किसी से क्या दिक्कत होगी? भाभी मेरे भी खाने में हल्का घी मिला दो, पिछले कई दिनों से ऑयल फ्री खाना खाकर मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। घर वालों की घी की फरमाइश सुनकर विधि भी अकड़ में आ जाती है और अपनी देवरानी के सामने घी का डिब्बा रखकर बड़ी से चम्मच से घी निकालकर देवर की रोटी पर लगाती है और सास के इडली सांभर में भी घी डालती है। ये देख अंदर ही अंदर रिया जलने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन विधि किसी न किसी तरह से अपनी देवरानी को परेशान करती है। ऐसे ही एक दिन डाइनिंग टेबल पर, ये लीजिए, मैंने बड़े कटोरे में 1 कटोरा घी टेबल पर रख दिया, जिसका जितना दिल करे डाल लेना। इन सब की क्या जरूरत है? मैंने ऑयल फ्री खाना इसलिए नहीं बनाया ताकि खाने में घी डाला जा सके। तो क्या हो गया रिया, अगर तुम्हारी जेठानी ने टेबल पर घी रख दिया, कौन सा हम घी उठाकर पी रहे हैं? जेठ जी, आपको अपनी हेल्थ की परवाह नहीं, पर मुझे तो अपने घर वालों की परवाह है। मेरे पति सुबह फ्रेश नहीं होते सही से, ये घी खाने की वजह से। आप अपना देखो, आपका और ससुर जी का पेट निकल गया है और माँ जी तो छोटा हाथी बनती जा रही है फूलकर। बहू बस बहुत हो गया, तुम शहरी मॉडर्न हो इसलिए हम तुम्हारी बात मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। और बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है, जब से तुम आई हो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, इसलिए अब मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए। अब से हफ्ते के 3 दिन तुम और हफ्ते के 3 दिन बड़ी बहू रसोई संभालेगी। विधि ससुर की ये बात सुनकर काफी खुश होती है और जब उसकी रसोई में खाना बनाने की बारी आती है तो वो महीने भर की कसर पूरी कर देती है। सूरज, रवि जी, काजल, मैंने तुम तीनों का टिफिन पैक कर दिया है और घी भर कर डाला है। चलिए अब सब साथ में खाना खा लेते हैं। आज मैंने देसी घी के पराठे बनाए और सब्जी भी। देखिए कैसे घी टपक रहा है, और दाल में मैं ऊपर से भी आपको घी डालकर दूंगी। दीदी, आज आपने खाने में घी डाला है या घी में खाना डाल दिया? इसे देसी खाना कहते हैं देवरानी जी। इस तरह विधि खाने में इतना ज्यादा घी डालती है कि एक दिन आशा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे डॉक्टर से पता चलता है कि फैट बढ़ने की वजह से उसके लिवर में प्रॉब्लम आ गई है। पर इस बारे में आशा किसी को नहीं बताती। तो वहीं कॉलेज से आकर काजल अपने बैग से टिफिन निकालती है और देखती है कि उसके पूरे बैग में घी का दाग लग गया है। भाभी ने आज खाने में कितना घी डाला था, सारा घी डब्बे से निकलकर मेरे बैग में लग गया। यहाँ काजल टिफिन देख गुस्सा होती है, वहीं रिया रवि का टिफिन देखकर हैरान रहती है। हे भगवान, जेठानी जी ने इतना सारा घी डाला था कि खाना खत्म होने के बाद भी डब्बे में इतना सारा घी पड़ा हुआ है। बस जल्दी से मेरी बारी आए तो मैं दिखाती हूँ ऑयल फ्री खाना कितना अच्छा है। इस तरह रिया अपनी बारी का इंतजार करती है और जैसे ही उसकी बारी आती है वो खाने में 1 बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं करती। रिया, ये कैसा आलू का पराठा है, हल्का तो घी लगाती। चिंता मत कीजिए जेठ जी, 3 दिन बाद इसी पराठे से आपको घी टपकता हुआ नजर आएगा। रिया का ये जवाब सुनकर कोई कुछ नहीं कहता और अगले दिन, ये क्या भाभी, आज फिर आपने सलाद और एयर फ्रायर सैंडविच और ये स्प्राउट्स बना दिया। बड़ी भाभी हैं जिनके खाने में घी तैरता रहता है, तो वहीं आप हैं जो 1 बूंद तेल नहीं डालती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ आप दोनों से। सही कह रही है काजल, परेशान तो मैं भी हो गई हूँ। एक बहू ने मुझे इतना घी खिला दिया कि आज मेरा लीवर कमजोर हो गया, पेट में चर्बी बढ़ गई है, और एक है जो घी तेल के दर्शन ही नहीं होने देती। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। आशा की बीमारी सुन विधि को एहसास होता है कि हद से ज्यादा घी खाना सही नहीं है। तो वहीं काजल की बातें सुनकर रिया को भी एहसास होता है कि ऑयल फ्री खाना हर किसी के बस की बात नहीं। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी किचन में जाकर आपस में सलाह मशवरा करती हैं। हमारी वजह से पूरा परिवार परेशान है, हमें एक हो जाना चाहिए। अब से मैं जरूरत के अनुसार हल्का घी खाने में डालूंगी। तुम सही कह रही हो, ज्यादा घी भी सही नहीं, इसलिए मैं भी खाने में कम से कम घी का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह दोनों बहुएं एक हो जाती हैं और घर वालों की नाराजगी और घर में शांति बनाए रखने के लिए एक साथ खाना बनाती हैं और खाने में जरूरत के अनुसार घी और तेल का इस्तेमाल करती हैं, जिससे घर में शांति बन जाती है और घर वालों की शिकायतें खत्म हो जाती। आजकल तो मार्केट में जमीन के प्राइस कितने ज्यादा हाई चल रहे हैं, ऐसे तो मैं अपना न्यू रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा। अनुज, कितने दिन हो गए आपको जमीन ढूंढते हुए, अभी तक आपको रेस्टोरेंट के लिए एक परफेक्ट जमीन नहीं मिली?
मिल तो रही है, लेकिन मार्केट में इस टाइम जमीन के रेट्स काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं। मुझे कोई ऐसी जमीन चाहिए जहां पर काफी ज्यादा हरियाली हो और आसपास नदी वगैरह भी हो। आजकल ऐसी जगह पर बने हुए रेस्टोरेंट काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप तो जानते हैं जिस जमीन पर मेरा घर है उस जमीन के आसपास की सारी जगह ऐसी ही तो है। लेकिन जानवी, वो जमीन तो तुम्हारे माता पिता की है और उस जमीन के अलावा उनके पास रहने की कोई और जगह भी नहीं है। क्या वो हमें जमीन देंगे रेस्टोरेंट बनाने के लिए? और तो और तुम्हारी बहन भी तो है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, तो जमीन तो वो मेरे ही नाम करेंगे और उनके पास है ही कितने दिन। उनके जाने के बाद वो जमीन तो खंडहर बन जाएंगी ना। तुम टेंशन मत लो, हम सब मेरे मायके चलते कुछ दिन वहाँ रहेंगे और मैं माँ और बाबा को अपनी बातों में उलझा कर वो सारी जमीन अपने नाम करवा दूंगी। फिर तुम्हारा रेस्टोरेंट बन जाएगा। आलोक, कितना समय हो गया है माँ पापा से मिले हुए। चलिए ना हम लोग उनसे मिलने के लिए चलते हैं। और इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन वहीं रह कर आऊंगी। मुझे इस मंथ एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा। एक काम करो, तुम माँ और साक्षी को ले जाओ, इस बहाने हम सबकी ट्रिप भी हो जाएगी। हाँ भाभी, चलिए ना हम लोग चलते हैं। वैसे भी आपके और भैया की शादी के वक्त तो मैं बाहर थी पढ़ाई की वजह से। मैं तो कभी मम्मी पापा से भी नहीं मिली और ना ही आपका मायका देखा है। तो ठीक है, मैं मम्मी पापा को कॉल करके बता देती हूँ कि हम सब लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। पूनम और जानवी के माता पिता आशा और मनोज ने अपनी दोनों बेटियों की ही शादी बड़ी धूमधाम से अमीर घराने में की थी। जहां अमीर घर में शादी के बावजूद भी पूनम का बर्ताव अपने माता पिता के लिए नहीं बदला था और वो आज भी अपने माता पिता की काफी इज्जत करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में शादी के बाद जानवी पूरी तरह से अमीर और घमंडी बन चुकी थी। जहां एक तरफ पूनम अपने ससुराल वालों के साथ अपने माँ बाप से मिलने के लिए आने की तैयारी करती है, तो वहीं जानवी सिर्फ उनकी जमीन के लिए अपनी ससुराल वालों के साथ अपने मायके जाने की तैयारी करती है। देखा जी, कुछ दिन पहले ही हम अपनी दोनों बेटियों को याद कर रहे थे और अब हमारी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल वालों के साथ हमारे घर आ रही हैं। मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। सोच रहा हूँ आज ही सतीश के यहाँ से राशन वगैरह भी लेकर आ जाऊं। हम लोग तो दाल चावल में गुजारा कर लेते थे, लेकिन वो लोग तो अच्छा खाना ही खाएंगे ना। उनके रहने का क्या करेंगे? पूरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। अब सब इन कमरों में एक साथ कैसे गुजारा करेंगे? अरे आशा, फिक्र मत करो, दूसरे वाले कमरे में हम गद्दे बिछा देंगे और मैं किराए पर एक पंखा भी ले आऊंगा। उस बड़े वाले कमरे में सब सो जाएंगे और इस छोटे वाले कमरे में हम लोग रह लेंगे। दोनों गरीब माता पिता अपनी दोनों बेटी के अमीर ससुराल वालों के आने की काफी तैयारी करते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और आखिरकार दोनों अमीर बहनें अपने अपने ससुराल वालों के साथ अपने गरीब मायके आ जाती हैं। जानवी, पूनम, तुम दोनों को मेरे हाथ की कचौरियाँ काफी पसंद है ना? देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल वालों के लिए ढेर सारी कचौरियाँ बनाकर लाई हूँ और साथ में ये नमकीन भी। मैं कब से आपके हाथों की ये कचरी और नमकीन याद कर रही थी। माँ, आप लोगों के घरों में जब कोई मेहमान आता है तो आप उसे ये सब खिलाते हैं। जानवी, तुम्हारे मायके वालों को क्या मेहमानों को खिलाने का तरीका नहीं पता? ये सब मेरा कुत्ता टॉमी तक ना खाए। माँ, हमेशा हमारी पसंद एक जैसी नहीं रहती। आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या? जानवी की बात आशा को काफी बुरी लगती है, तो वहीं जानवी की ये बात पूनम और उसके ससुराल वालों को भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही शाम हो जाती है। आशा रात के खाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी आशा की मदद करवाने पूनम, साक्षी और वृंदा भी आ जाते हैं। समधन जी, आप ये क्या कर रही हैं? हटिए, मैं बना लूंगी खाना, आप जाकर आराम करिए। अरे समधन जी, आप क्यों इतना फॉर्मेलिटी कर रही हैं? इतनी गर्मी में आप चूल्हे पर अकेले कैसे खाना बनाएंगी? हम भी आपकी मदद करवाते हैं, इसी बहाने मुझे भी चूल्हे पर खाना बनाने का मौका मिल जाएगा। आंटी जी, मैं तो बहुत बढ़िया पराठे बनाती हूँ, मैंने भाभी से ही सीखे। आज तो सबके लिए पराठे ही बनाऊंगी। एक तरफ अमीर बेटी पूनम के ससुराल वाले आशा की खाना बनाने में मदद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानवी के ससुराल वाले तो बस मुंह बनाकर बैठे होते हैं। और जैसे ही उन सबके सामने खाना आता है, जानवी, तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ व्हाइट बटर के पराठे खाता हूँ, तो ये तेल के पराठे मेरी प्लेट में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है कि हम लोग आपके समधी हैं? बेटी दी है आपने हमें, उसके बावजूद भी आप हमें ये दाल सब्जी ये सब खिला रहे हैं। अरे पनीर ही मंगवा लेते, अगर पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेते। माँ, बाबा, आप लोग क्यों मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं? अरे बेटा, ऐसा गुस्सा मत करो, समझी, हमें माफ कर दीजिए। आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी पनीर लेकर आता हूँ। पूनम को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन सिर्फ अपने ससुराल वालों के चलते पूनम अपनी बहन से कुछ नहीं कहती। तो वहीं अब सब खाना खाने के बाद जैसे ही एक कमरे में सोने के लिए जाते हैं,
वाह मम्मी, इस कमरे को देखकर तो मुझे नानी के घर की याद आ गई। आपको पता है, जब आप हमें बचपन में नानी के घर ले जाती थी तो हम सब इसी तरह एक ही कमरे में बिस्तर लगाकर सोते थे। ओ गॉड जानवी, क्या तुम्हारे घर में सब सोने के लिए ये एक ही कमरा है? अब हम सबको इस एक कमरे में ही गुजारा करना होगा, और यहाँ तो एसी तक नहीं है। मैं बिना एसी के कैसे सोऊंगी? कनिका जी, जब आप जानती हैं कि हम दोनों में ही गरीब परिवार से हैं, तो फिर ये सब क्यों? आपको तो पता ही था ना कि हमारे घर में एसी कूलर नहीं होगा। पूनम और ससुराल वाले अच्छे होने के साथ साथ काफी समझदार भी थे, इसलिए वो जानवी के इस सवाल का जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते और अब सब जैसे जैसे करके सो जाते हैं। अगले दिन नाश्ते के वक्त भी जानवी और उसके ससुराल वालों का मुंह बना होता है। जानवी, तुमने अपने माँ बाप से जमीन के बारे में बात की या नहीं? मैं यहाँ इस गरीबी में और तुम्हारी फैमिली के साथ और दिन नहीं रह पाऊंगा। अनुज धीरे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। 2-4 की तो बात है, एकदम से थोड़ी ना बोलेंगी जमीन के लिए। जहां जानवी बस इसी मौके की तलाश में थी कि कब वो अपने माँ बाप को अपनी बातों में उलझाकर सारी जमीन अपने नाम करवाए, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों का बाथरूम कितना ज्यादा गंदा है, यहाँ तो टाइल भी नहीं लगी है। मैं इतनी गंदी जगह नहीं नहा सकती। लेकिन समधन जी, आप लोगों के आने से पहले ही मैंने अच्छे से गुसलखाना साफ किया था और आज सुबह भी मैंने इसे धोया है। हाँ सरिता जी, मैंने भी इसी में ही नहाया है, बिल्कुल साफ है, आप नहा सकती हैं। इस बाथरूम में नहाने से अच्छा है कि मैं कोई पब्लिक बाथरूम यूज कर लूं या किसी होटल का रूम लेकर उसके बाथरूम में नहा लूं। ओ गॉड, क्या मुसीबत है, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आते, ऊपर से इस एक कमरे में तो मेरा दम घुट रहा है। कनिका जी, बाहर मौसम खराब हो रहा है, इसी वजह से आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, और ये कमरा इतना भी छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। रात को भी आप इसमें आराम से खराटे मारकर सो रही थी, पता नहीं आपको अब इसमें घुटन कैसे हो रही है। पूनम की नंद का जवाब सुनकर जानवी की जेठानी कनिका का मुंह बन जाता है। दोनों अमीर ससुराल वालों को अपनी बहू के गरीब मायके आए हुए कुछ दिन हुए थे, जहां पूनम के ससुराल वाले पूनम के मायके वालों से अच्छे से घुल मिल गए थे, तो वहीं जानवी और उसके ससुराल वाले तो हर एक चीज में बस आशा और मनोज को ताने देने में ही लगे हुए थे, जिसमें जानवी भी उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी। और आज आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब जानवी अपने माता पिता से उसकी जमीन मांगती है। माँ, मुझे आप लोगों की जमीन चाहिए, यहाँ पर अनुज एक रेस्टोरेंट बनाने चाहते हैं। लेकिन जानवी बेटा, अगर ये जमीन हम तुम्हें दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यही तो एक सहारा है हमारा इस बुढ़ापे में। माँ, आपके और बाबा के पास दिन ही कितने बचे हैं? सिर्फ कुछ ही महीने हैं या 1-2 साल के समय तो आप किसी किराए के घर में रहकर गुजार सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे जमीन की बहुत जरूरत है। वाह बेटा वाह, तुझे शर्म नहीं आई अपने माँ बाप को इस उम्र में इस तरह उनके ही घर से निकालने की बात करते हुए? हम ये जमीन तुझे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। आशा की बात सुनकर अनुज को काफी गुस्सा आता है। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ आया, इस एक कमरे में रहा, तुम्हारे घर का गंदा गरीबों वाला खाना खाया, ताकि सिर्फ इसलिए 4 दिन में तुम्हारी माँ के मुंह से ना सुनूं। अनुज गुस्से में जानवी पर थप्पड़ मार देता है, जिसे देख पूनम, देखा जानवी, जिन अमीर ससुराल वालों के लिए तुमने माँ बाबा की इतनी बेइज्जती की, उनके साथ बुरा बर्ताव किया, आज उन्हीं ससुराल वालों ने तुम्हें किस तरह बेइज्जत कर थप्पड़ मारा। जानवी बेटा, शादी के बाद ससुराल वाले ही सब कुछ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन माँ बाप ने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें पाला पोसा, तुम उनके साथ ऐसा सुलूक करो। माँ बाप से बड़ा दर्जा किसी और का नहीं हो सकता। वृंदा और पूनम की बात सुनकर और वहीं अनुज के हाथ से थप्पड़ खाकर जानवी को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ बाबा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैंने अपने मुंह से क्या क्या अनाप शनाप कह दिया। जानवी को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अनुज, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? लगता है तुम्हें पता नहीं कि मेरे ससुर जी एक पुलिस कमिश्नर हैं। अगर मैंने उन्हें इस बारे में बता दिया ना, तो तुम और तुम्हारे पूरे घर वाले जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमें नहीं चाहिए कोई जमीन। जानवी बेटा, हम सबको माफ कर दे। अनुज, माफी मांग जानवी बहू से। हाँ जानवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। एक तरफ आशा और मनोज जानवी को माफ कर देते हैं, तो वहीं जानवी के ससुराल वालों को भी अकल आ जाती है।